राइट। आज हम क्या करेंगे कि हमारा जो टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसको आज हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हमने जो बेसिक फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का उसको दो डिफरेंट सिचुएशंस में देख लिया था। एक एक्सपेरिमेंट ये वाला जिसमें यू टेक अ मैग्नेट एंड यू मूव इट नियर द कॉइल एंड उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता था। क्या रीजन होती थी? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल। उसके बाद हमने एक सिचुएशन ये वाली देखी थी जिसमें आप एक वायर ले रहे थे और उसको अप और डाउन मूव कर रहे थे बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, और यहाँ पे भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। क्या रीजन थी? कटिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बाय द वायर। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी तो इसके अंदर हमने करंट की डायरेक्शन निकालना सीखी थी इस केस में, और इस केस में दोनों में करंट की डायरेक्शन निकालना सीखी थी राइट हैंड रूल लगा के। इस वाले केस में हमने राइट हैंड रूल यूज किया था, यहाँ पे हमने लेंस लॉ को यूज किया था, अट्रैक्शन और रिपल्जन वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था। और हमने कहा था कि ईएमएफ अगर आपने ज़्यादा इंड्यूस करना है तो आप वायर को ज़्यादा फास्ट मूव कर लो, मैग्नेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो। आप जो है वो वायर को क्या कहते हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर लो, मैग्नेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लो, या फिर वायर के मल्टीपल टर्न्स यूज़ कर लो। ठीक है ना? और हमने फैराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ को पढ़ा था, जिससे हम लिंक कर रहे थे इन दोनों बातों को। अब आज हम डिवाइस पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के अंदर एक डिवाइस है एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर कैसे काम करता है? जनरेटर आपका वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसका आउटपुट होता है। अब जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आउटपुट हो रही है, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू ही। तो ये जो जनरेटर है, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो चीज है, इट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट काम आपने कहाँ पढ़ा था? मोटर के अंदर। मोटर के अंदर क्या होता था कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी इनपुट, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता था मैकेनिकल एनर्जी में। तो आपके पास यहाँ पावर सप्लाई होती थी जिसकी वजह से करंट फ्लो करता था कॉइल में, और कॉइल पे फोर्स लगती थी जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करता था। राइट, दैट वाज द डीसी मोटर। द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज ऑफ दिस इज हैपनिंग इन द generator. In the generator, what you're doing is you are turning the coil with your hand, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करके आप कॉइल को खुद टर्न कर रहे हो, और उस कॉइल के टर्न होने की वजह से कॉइल में करंट फ्लो करने लग जाता है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल एनर्जी एज इनपुट एंड यू गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट। ठीक है, ओके। एक मिनट जरा होल्ड करना। एनीवेज, तो अब हम एसी जनरेटर की वर्किंग को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले एसी जनरेटर के डिजाइन को देख लो। एसी जनरेटर का डिजाइन देखने के लिए आप पहले डायग्राम को देख लो या दूसरे डायग्राम को देख लो, एक ही बात है। तो आपको पहली बात तो ये, क्योंकि पावर सप्लाई नजर नहीं आएगी। मेन डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा, दैट्स नॉट गोइंग टू कम फ्रॉम अ बैटरी और समथिंग लाइक दैट। इलेक्ट्रिसिटी तो हमने इंड्यूस, ईएमएफ तो हमने इंड्यूस करवाना है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हैंडल। इस हैंडल से आप पकड़ के इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे। सो लेट्स से वी वांट टू रोटेट द कॉइल क्लॉकवाइज। तो साइड एडी ऊपर मूव करेगी, साइड डीसी नीचे मूव करेगी। ये है आपका कॉइल, ए बी सी डी आपका कॉइल है। एन और एस क्या है जी? टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट है दैट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो नजर आ रहे हैं आपको, जहां पे मैं भी इस पे टिक लगा रहा हूँ, इनको क्या कहते हैं आप? इनको कहते हैं आप स्लिप रिंग्स। हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम द डीसी मोटर? डीसी मोटर के अंदर एक रिंग थी जो कनेक्टेड थी कॉइल से, और वो एक रिंग जो थी वो स्प्लिट हुई थी बीच में से। तो हम कहते थे इसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। एसी जनरेटर के अंदर
हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 कंप्लीट रिंग्स यूज कर रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, और यहाँ पे 2 होती हैं। अगेन स्लिप रिंग्स के साथ ये येलो कलर का क्या लगा हुआ है, ये आपके कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, दोनों रिंग्स के साथ कार्बन ब्रश लगे हुए हैं। ये जो रॉड सी पास करी ये एक्सेल है। बेसिकली जब आप हैंडल घुमाते हो तो ये एक्सेल घूमता है, इस एक्सेल के घूमने की वजह से ही ये कॉइल घूमता है। अच्छा, ये है आपका एक्सटर्नल सर्किट, और यहाँ पे आपका कोई इलेक्ट्रिकल लोड लगा हुआ है। अब यहाँ पे इसका लोड जो है वो बल्ब लगा हुआ है, इट कुड बी अ रेजिस्टर, इट कुड बी अ वोल्टमीटर, इट कुड बी एन एमीटर टू मेजर द करंट और एनीथिंग। पर इन दी एंड द मेन आइडिया इज कि आप यहाँ पे जो आउटपुट आपका जो करंट है तो जिस चीज के अंदर से पास करेगा वो यहाँ पे लगी हुई होगी, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल लोड हो सकता है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि एसी जनरेटर के अंदर बेसिकली करंट फ्लो कैसे करता है, या आप ये कह लो कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। अभी तो हम यही देख रहे थे हर फिनोमेना के ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे हो रहा है। बेटा जब आप कॉइल को रोटेट करते हो तो ये जो वायर है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अब ये जब वायर मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, इनको ये वायर ऊपर मूव करते हुए क्या कर रही है, इनको ये वायर क्या कर रही है, कट कर रही है। ऑलराइट, ओके, एक मिनट देना जरा मुझे प्लीज। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो हमारी जो वायर है वो क्या कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट कर रही है जब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसका मतलब इस वायर में ये वायर का जो पार्ट है ए से डी, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इस वायर में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जब वायर एडी मूव कर रही है एट द सेम टाइम द वायर बी सी इज ऑब्वियसली मूविंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि हम इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। तो वायर बीसी भी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट कर रही है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। So this wire is moving upwards, this wire is moving downwards. Both wires are doing what? They are cutting the magnetic flux lines. Cutting the magnetic flux lines. जिसकी वजह से क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है। EMF इंड्यूस हो गया। जब EMF इंड्यूस होता है और आपके पास कंप्लीट सर्किट होता है तो करंट फ्लो करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइड एडी में करंट कैसा फ्लो करेगा। साइड एडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है। आप राइट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उससे आपको पता चलेगा कि करंट ए से डी की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आप ये वाली साइड को देखो, ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसके अंदर जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट ए से डी फ्लो कर रहा है, इसका मतलब करंट डी से सी जाएगा, और यहाँ पे करंट सी से बी फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन हो गई ए से लेके डी, से लेके सी से बी। बी से करंट यहाँ बाहर फ्लो करेगा, बी से करंट आके यहाँ बाहर फ्लो करेगा। ये करंट बल्ब के अंदर से ऐसे फ्लो करता हुआ इस रिंग से वापस जाएगा टू ए। ये वाली जो स्लिप रिंग है ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है, नीचे से इसकी वायर का पीस जा रहा होगा, ये यहाँ से कनेक्टेड है। और ये वाली जो स्लिप रिंग है दूसरी वाली, वो यहाँ से कनेक्टेड है। तो हमारे पास ये करंट का पाथ बन गया। ठीक है, अब होगा ये कि आपके पास ये जो करंट है जब इस लोड में से फ्लो करेगा तो दिस लोड ऑब्वियसली व्हिच इज द बल्ब इन दिस केस इज गोइंग टू लाइट अप। तो क्या हो रहा है, कॉइल रोटेट कर रहा है, उसकी जो वायर्स हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को कट कर रही हैं। वायर में क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसलिए करंट फ्लो कर रहा है, एंड दैट करंट इज गोइंग टू लाइट अप दिस बल्ब। और इफ देयर इज अ वोल्टमीटर इट विल शो अ रीडिंग, इफ देयर इज एन एमीटर इट विल शो अ करंट रीडिंग और व्हाटएवर। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप रिंग्स का क्या पर्पस है। स्लिप रिंग्स का पर्पस, ये जो रिंग्स लगी हुई है इनका पर्पस क्या है, सिंपली यहाँ से करंट लेके बाहर की तरफ लेके जाना, यहाँ से करंट लेके अंदर की तरफ लेके जाना, और वाइस वर्सा। So slip rings are always in contact with the brushes. Slip rings rotate as the coil is also rotating. So slip rings coil के साथ और इस एक्सल के साथ साथ रोटेट करती हैं। ये एक्सल ऐसे रोटेट करेगा, हमारी स्लिप रिंग्स भी रोटेट करेंगी। स्लिप रिंग्स जो है वो करंट लेके ब्रश को देंगी, ब्रश से करंट लोड की तरफ जाएगा, वापस ब्रश से फिर दूसरी रिंग में करंट आएगा और कॉइल के अंदर फ्लो करेगा। तो स्लिप रिंग का पर्पस क्या हुआ, slip rings are always in contact with the brushes and they rotate with the coil and they basically conduct the current to and from the coil. ठीक है, अच्छा,
अब इस बात को समझो बेटा कि इस करंट, इस जनरेटर का हमने नाम रखा था एसी जनरेटर। एसी स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज द ऑपोजिट ऑफ डीसी जो कि डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्यों होगा, व्हाई वुड वी हैव अ करंट व्हिच इज चेंजिंग डायरेक्शन। तो अभी हमने देखा था कि मेरे लोड में से करंट यूं फ्लो कर रहा था। ये था फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द रोटेशन जब हो जाएगा कॉइल का, तो साइड एडी जो है वो अब इधर आ चुका है। Now remember, side AD was first moving upwards. Now side AD is moving downwards. Side ED will now be moving downwards. तो करंट पहले फ्लो कर रहा था A से D, और यहाँ पे C से B करंट फ्लो कर रहा था। ओवरऑल करंट की डायरेक्शन थी DCBA। करंट ये D से लेके C से लेके B से और फिर यहाँ से घूम के आके A की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। दिस वाज द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द करंट। और लोड के लिए करंट यूं था। अब ओवरऑल अगर तुम कॉइल के अंदर देखो तो राइट, नॉर्थ के पास एरो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम अस बना हुआ है। यहाँ पे भी नॉर्थ के पास एरो अवे फ्रॉम अस ही बना हुआ है। साउथ के पास एरो टुवर्ड्स अस बना हुआ है। यहाँ पे साउथ के पास एरो अभी भी टुवर्ड्स अस ही बना हुआ है। तो देखने में तो ये लग रहा है कि कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर आप फोकस करो तो यहाँ पे हुआ ये है कि ये तो साइड अब बीसी है वो यहाँ आ गई है। पहले वो साइड इस जगह थी, और जो साइड एडी है वो नॉर्थ के पास थी, वो साउथ के पास आ गई है। साइड एडी पहले ऊपर की तरफ मूव कर रही थी तो करंट फ्लो कर रहा था फ्रॉम ए टू डी। अब वो साइड एडी जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है डी से ए। जब वायर की मूवमेंट ऑपोजिट हो गई है तो वायर में ईएमएफ की डायरेक्शन जो इंड्यूस होती है और जो वायर में करंट फ्लो करता है वो भी ऑपोजिट हो जाता है। राइट, ये हमने देखा था। तो वायर एडी के अंदर अब करंट ए से डी जो है वो फ्लो नहीं कर रहा बल्कि डी से ए फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां से करंट इस दूसरे वाले स्लिप रिंग से यहां से बाहर आएगा करंट, क्योंकि ये जो साइड एडी थी वो इस वाले स्लिप रिंग से कनेक्टेड थी। तो इसका मतलब यहां से करंट नीचे से होता हुआ इधर से बाहर निकलेगा। ये नीचे से कनेक्शन इसका इस वाले स्लिप रिंग से बन रहा है, ये इस वाले स्लिप रिंग से नहीं कनेक्टेड साइड एडी, याद रखना बेटा। तो इसका मतलब करंट यहां से निकलेगा और अब लोड के अंदर जो है वो करंट यूं फ्लो कर रहा है। पहले लोड में करंट यूं फ्लो कर रहा था, आधी साइकिल के बाद अब करंट यूं फ्लो कर रहा है। ये करंट जो है वो अब इस वाली स्लिप रिंग से होते हुए बी जाएगा और बी से सी जाएगा। अच्छा, अब करंट यहाँ पे बी से सी क्यों फ्लो कर रहा है? पहले तो करंट जा रहा था सी से बी, अब बी से सी क्यों करंट जा रहा है? क्योंकि पहले ये साइड बीसी जो है वो नीचे मूव कर रही थी, अब ये साइड बीसी जो है वो अपवर्ड्स मूव कर रही है। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पहले थी डीसीबीए, अब इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है एबीसीडी। राइट, विच बेसिकली मीन्स कि हमारा हर आधी साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन, फर्स्ट हाफ ऑफ द रोटेशन में करंट की डायरेक्शन ये हो गई, सेकेंड हाफ ऑफ द रोटेशन में करंट की डायरेक्शन ये हो गई। और इसका मतलब है कि हर रोटेशन के अंदर करंट जो है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा। एक आधी साइकिल के लिए करंट यूं फ्लो कर रहा है, आधी साइकिल के लिए करंट यूं फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब करंट किस टाइप का हुआ? ऑल्टरनेटिंग करंट हुआ। राइट, इस बात को हम इस डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सो लुक एट इट। पहली चीज देखो, ये कॉइल की इनिशियल पोजीशन है। ए से डी करंट क्यों जा रहा है? क्योंकि ए डी अपवर्ड्स मूव कर रहा है। तो राइट हैंड रूल से पता लगता है कि करंट यूं फ्लो करेगा। राइट, दिस इज पोजीशन 1। एंड सी से बी करंट जा रहा है क्योंकि ये वाली साइड नीचे मूव कर रही थी। तो करंट हो गया डी सी बी ए, करंट की डायरेक्शन हो गई डी सी बी ए। ठीक है, ये कॉइल में करंट की डायरेक्शन होगी। लेट्स जस्ट कॉल दिस डायरेक्शन पॉजिटिव। तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है और जो ईएमएफ की डायरेक्शन इंड्यूस हो रही है उसको मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ। ठीक है, अब जब कॉइल मेरा आधा रोटेट हो गया, हाफ रोटेशन के बाद आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन ऑफ द कॉइल, अब ये जो साइड सी बी है वो इधर आ चुकी है और जो साइड ए डी है वो इधर आ चुकी है। अब सी डी मैंने जैसे बताया था पहले नीचे मूव कर रहा है, अब सी बी जो है वो ऊपर मूव कर रहा है। तो करंट अब बी से सी जाएगा और यहाँ पे साइड ए डी जो है वो पहले अपवर्ड्स मूव कर रही थी, करंट यूं जा रहा था, लेकिन अब साइड ए डी जो है वो डाउन जा रही है तो करंट यूं फ्लो करेगा। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? ए से बी सी डी, करंट की डायरेक्शन अब ए बी सी डी हो गई। तो पहली हाफ ऑफ द रोटेशन के अंदर कॉइल पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, ईएमएफ ऑपोजिट पॉजिटिव। सेकेंड हाफ ऑफ द रोटेशन के अंदर जब कॉइल उल्टा हो गया तो करंट नेगेटिव
और ईएमएफ की वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है, जब 360 डिग्री कॉइल दोबारा रोटेट होकर वापस आ जाएगा तो करंट की डायरेक्शन ये पोजीशन 5 में एग्जैक्ट पोजीशन 1 वाली हो जाएगी। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ईएमएफ कभी ज्यादा और कभी कम क्यों है। ये तो नजर आ गया कि कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, ये बात तो हमने समझ ली। लेकिन इसके बाद ये भी समझना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है और इस हाफ में नेगेटिव है, लेकिन ये वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है, फिर वैल्यू बढ़ रही है, फिर वैल्यू कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है। एंड देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट पोजीशन 1, 3 एंड 5। व्हाई? तो कॉइल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैक्सिमम ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? पोजीशन 1, पोजीशन 3 और पोजीशन 5 में व्हाई आर यू गेटिंग मैक्सिमम ईएमएफ? इस बात को समझना जरूरी है। बेटा देखो, जब आपका कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो वायर जो है, जो ये वायर एडी और बीसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि डॉटेड लाइंस है, डॉटेड लाइंस जो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दीज लाइंस आर कट एट द ग्रेटेस्ट रेट। क्या हो रहा है? लाइंस आर कट एट द ग्रेटेस्ट रेट। इस वक्त लाइन सबसे ज्यादा तेजी से कट हो रही होंगी। कब? कब? जब कॉइल पोजीशन 1 में होगा, पोजीशन 3 में होगा, पोजीशन 5 में होगा। पोजीशन 5 एंड पोजीशन 1 आर द सेम। बट जब भी कॉइल हॉरिजॉन्टल होगा तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो पास कर रहा है। अभी इस वक्त जब मैं देखता हूँ कॉइल मेरा हॉरिजॉन्टल है तो इसके अंदर से तो फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा, और जब कॉइल वर्टिकल है तो इसमें से कॉइल तो मैक्सिमम पास कर रहा है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना फ्लक्स कॉइल में से पास कर रहा है, फर्क इससे पड़ता है कि कॉइल फ्लक्स को कितनी तेजी से कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो कटिंग ऑफ द लाइंस है, और यहाँ पे जो कटिंग ऑफ द लाइंस है, और यहाँ पे जो कटिंग ऑफ द लाइंस है, वो ग्रेटेस्ट रेट से हो रही है। Hence, in the horizontal position of the coil, you get peak values of EMF. And in the vertical positions of the coil, coil की vertical position में ये देखो साइड A, D, U मूव कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो वायर है, जब ये U मूव कर रही है तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट तो नहीं कर रही। इसी तरह ये जो साइड है, साइड सी भी, ये इस तरफ जाना चाह रही है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस के अंदर अगर वायर भी हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, तो वो लाइंस को कट तो नहीं कर रही। तो इसलिए पोजीशन 2 के अंदर यू कैन सी कि ईएमएफ की जो वैल्यू इंड्यूस हो रही है वो जीरो है। इसी तरह पोजीशन 4 के अंदर भी जब कॉइल दोबारा से वर्टिकल हुआ तो ईएमएफ की वैल्यू जो इंड्यूस हो रही है वो जीरो है। सो दिस ग्राफ यहां से लेके यहां तक, ये आपके पास एक वन साइकिल है, और यू कैन कॉल दिस वन साइकिल। You can also think of this as one cycle, or you can think of this as one cycle। तो वन साइकिल को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। यहां से लेके यहां तक ये एक वन साइकिल कंसिडर की जा सकती है। इसी तरह वन साइकिल को यहां से लेके यहां तक भी एक वन साइकिल कंसिडर किया जा सकता है, पीक से लेके पीक तक। इसके बाद ये भी वन साइकिल को देखा जा सकता है। इसी तरह वन साइकिल जो है वो ट्रफ से लेके बाद में ट्रफ तक भी आ सकती है। बट अगर अभी हम वन साइकिल को यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में मैक्सिमम पॉजिटिव ईएमएफ है, फिर उसके बाद जब कॉइल वर्टिकल पोजीशन में आया तो जीरो ईएमएफ की वैल्यू है, फिर उसके बाद जब कॉइल दोबारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आया तो मैक्सिमम और नेगेटिव ईएमएफ वैल्यू है, फिर उसके बाद जब कॉइल दोबारा वर्टिकल पोजीशन में आया तो दोबारा से जीरो ईएमएफ की वैल्यू है। उसके बाद जब दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया कॉइल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री की रोटेशन कंप्लीट हो गई, तो ये कॉइल वापस पोजीशन 1 पे आ गया, तो ईएमएफ की वैल्यू भी वापस वहीं आ गई। ठीक है, तो आप कॉइल को कंटिन्यूअसली रोटेट करते जाते हो और आपके पास करंट जो पॉजिटिव नेगेटिव और ईएमएफ पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है। और ये जो ग्राफ की शेप होती है इसे हम कहते हैं साइनोसॉइडल शेप। ये जो ग्राफ की शेप है बिल्कुल वेव जैसी, इसे साइनोसॉइडल शेप कहते हैं। अब ये जो टाइम ऑफ रोटेशन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो टाइम ऑफ रोटेशन होता है इसे क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ रोटेशन। एक रेवोल्यूशन का जो टाइम है, वन रोटेशन का जो टाइम है, एक साइकिल का जो टाइम है, उसे क्या कहते हैं? पीरियड। पीरियड को कैपिटल टी से शो करते हैं, राइट? और 1/t से क्या आता है, कौन मुझे बताएगा? अगर मैं 1 पीरियड कर दूं तो इससे मेरे पास क्या चीज आएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन आएगी। तो याद रखो, जिस पीरियड से मेरा कॉइल रोटेट करेगा, मतलब जितने टाइम में कॉइल रोटेट करेगा उतने टाइम में ही ईएमएफ और करंट भी अपनी एक साइकिल कंप्लीट करेगा।
जिस फ्रीक्वेंसी से मेरा कॉइल रोटेट कर रहा है, एज इन द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टेकिंग प्लेस पर सेकंड, और also going to be the frequency of my alternating voltage and alternating current. Alternating voltage और current को frequency की वैल्यू असाइन की जाती है, just like wave के अंदर frequency की वैल्यू होती है या किसी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो एक करंट क्योंकि बार बार पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इट इज गोइंग थ्रू साइकिल, सो वी से द करंट आल्सो हैज अ फ्रीक्वेंसी। ऑल्टरनेटिंग करंट की हमेशा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी इसकी रोटेशन की स्पीड पे डिपेंड कर रही है। अगर इसको ज्यादा फास्ट रोटेट करोगे तो जाहिर सी बात है पीरियड शॉर्ट हो जाएगा, ये जो पीरियड और रोटेशन है ये कम हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो ग्राफ कुछ देखने में ऐसा हो सकता है, पीरियड छोटा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट, ग्राफ स्क्वीज हो जाएंगे। स्लो अगर रोटेट करोगे तो पीरियड लंबा हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो इस तरह का हो जाएगा आपका ग्राफ। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, इस ग्राफ के अंदर कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ग्राफ जो है वो बनाया ब्लू कलर से, ठीक है। ओरिजिनल ग्राफ जो है वो मैंने रेड कलर से बनाया, बल्कि सॉरी, रेड वन इज द ओरिजिनल ग्राफ, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट। रेड वाला जो ग्राफ है वो ओरिजिनल है। तो टी इज द पीरियड ऑफ रोटेशन, सही है, और ये एक साइकिल है, ये हमारी एक साइकिल है। अब इसके अंदर हम देखो कि जो हमारा पीक ईएमएफ की जो मैंने लाइंस बनाई है वो 2 बॉक्सेस तक बनाई है, 2 लाइंस तक, ठीक है। ये मेरी पीक ईएमएफ की वैल्यूज आ गई, और मेरे यहाँ तक पूरे ग्राफ के अंदर आई कैन सी 2 कंप्लीट साइकिल्स, राइट। अब मैं अपना पीक ईएमएफ जो है, जो आउटपुट की वैल्यू है, वो बढ़ा सकता हूँ 3 तरीकों से। मैं ये जो मैग्नेट है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज कर सकता हूँ, तो मैं आई विल हैव मोर मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस। ज्यादा मैग्नेट्स यूज करने से ईएमएफ बढ़ता है, तो आई कैन यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज करने से ईएमएफ की पीक वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये जो पीक है ये यहाँ चली जाएगी, ये जो पीक है ये और नेगेटिव में चली जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स यूज करने से ये आपका ब्लू वाला ग्राफ बनेगा, ब्लू वाला ग्राफ बनेगा। So the graph is basically the same as the red one, but with higher peaks and troughs, right? Peak value ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ा दूं, अब यहाँ पे मेरे पास कॉइल जो है इसके अंदर एक सिंगल टर्न है, ये मेरे कॉइल के अंदर सिंगल टर्न है, बट व्हाट इफ आई हैव मल्टीपल टर्न्स इन द कॉइल लाइक दिस, मल्टीपल लूप्स ऑन वायर्स के। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बढ़ाने से भी क्या होगा, ईएमएफ की पीक वैल्यू बढ़ जाएगी और दोबारा से यही ब्लू वाला ग्राफ ही बनेगा, एज इट इज सेम ब्लू वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी या पीरियड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पीक वैल्यू ईएमएफ की बढ़ रही है। अगर मैं इस आयरन कोर के इसके अंदर, मेरे कॉइल के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दूं, मतलब कि मैं अपना कॉइल जो है वो अभी हॉलो छोड़ा हुआ है, व्हाट इफ आई रैप द कॉइल अराउंड अ बिग पीस ऑफ आयरन, अ सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर को इंट्रोड्यूस करवाने से ये होता है कि दोबारा से पीक ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है, ईएमएफ जो है वो ज्यादा इंड्यूस होगा पीक वैल्यूज पे। तो पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरा जो ईएमएफ है, जो पीक ईएमएफ है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो चेंज 1 और 2 और 3, इन तीनों चेंजेस से क्या हो रहा है, मेरा ईएमएफ जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ बढ़ रही है, जो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये जो ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, ये जो ब्लू वाला ग्राफ बन रहा है, ये चेंज 1, चेंज 2 और चेंज 3 करने से बनता है। मैंने यहाँ पे की बनाई हुई है, रेड वाला ओरिजिनल ग्राफ है, ब्लू वाला ग्राफ इज आफ्टर मेकिंग चेंज 1 और चेंज 2 और चेंज 3, ठीक है। लास्टली मैं क्या कर रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं कॉइल को ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा हूँ। अब इससे भी ईएमएफ की पीक वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो पीक बढ़ेगी, लेकिन अब इसमें एक चेंज और आएगा। जब अब मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ा रहा हूँ या पीरियड ऑफ रोटेशन कम कर रहा हूँ, तो अब जाहिर सी बात है कि कॉइल जल्दी रोटेट कर जाएगा। तो पहले अगर कॉइल इतने टाइम में रोटेट कर रहा था, अब कॉइल इतने टाइम में रोटेट कर जाएगा, अब कॉइल इतने टाइम में रोटेट कर जाएगा, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन डबल कर दी, तो कॉइल जो है वो आधे टाइम में ही पूरी रोटेशन कंप्लीट कर लेगा। सो अगर इस पूरे ग्राफ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 साइकिल नजर आ रही थी, अब उतनी ही जगह पे मुझे 4 साइकिल्स नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बढ़ने से पीक वैल्यू भी बढ़ती है। तो मेरा जो ग्रीन वाला ग्राफ है, दैट विल बी ड्रॉन इफ आई मेक दिस चेंज ओवर हेयर, विच इज इंक्रीजिंग, बेसिकली रोटेटिंग द कॉइल फास्टर। कॉइल को ज्यादा फास्ट रोटेट करने से
ना सिर्फ पीक वैल्यू बढ़ रही है ईएमएफ की, देखो पीक वैल्यू ज्यादा आ रही है। अब पीक वैल्यू मैंने 3 लाइनों तक लेके गया हूँ, 3 बॉक्सेस तक बनाई है, लेकिन साथ साथ मैंने पीरियड ऑफ रोटेशन भी कम कर दिया, या कह लो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन भी बढ़ा दिया। मतलब कि जहां पे पहले 2 साइकिल्स बन रही थी, अब 4 साइकिल्स बन रही है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इज इज देयर एनी क्वेश्चन? अब सर मुझे ये वाली बात समझ आ गई है। मुझे बस आपसे पूछना था सर, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो एक साइकिल में 2 दफा डायरेक्शन चेंज करता है? एक साइकिल में 2 दफा करंट चेंज करता है, बिल्कुल इसी तरह आप कह सकते हैं। सो बेसिकली आफ्टर passing through the horizontal position, or you can say after passing through the yeah, after passing through the vertical position, the coil changes, the direction of the current in the coil changes। और एक साइकिल के अंदर बेटा, ये देखो, अब डिपेंड करता है आपकी साइकिल वैसे स्टार्ट कहाँ से हो रही है। सवाल थोड़ा सा सब्जेक्टिव है इन सेंस कि आप डिपेंड करता है साइकिल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब शुरू में अभी कॉइल वर्टिकल है। अगर साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब शुरू में कॉइल अभी इस पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो एक दफा करंट ने अपनी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज की, और फिर उसके बाद पोजीशन 4 पे आके, अभी अभी रोटेशन कंप्लीट नहीं हुई है, अगर ये साइकिल यहाँ पे पहुंची है तो एक दफा दोबारा करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होगी। तो एक तरह से ये हम कह सकते हैं, another way of saying that is the current changes its direction after every half rotation। ठीक ठीक है। तो एक साइकिल में करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन भी होती है और नेगेटिव डायरेक्शन भी होती है, बस ये बात याद रखना लाजमी है, राइट। तो अगर हम ये कह लें कि मेरा जो करंट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, मेरे जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, इसका मतलब है कि एक सेकंड में करंट 50 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। लेकिन तो मैं 50 साइकिल्स के अंदर करंट अपनी डायरेक्शन 100 दफा चेंज कर रहा है, 100 दफा चेंज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक साइकिल में करंट अपनी डायरेक्शन 2 दफा चेंज कर रहा है। सर ऑलराइट। मतलब जो 50 फ्रीक्वेंसी, उसका मतलब 1 सेकंड के अंदर उसने 50 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए। हाँ, और 100 दफा डायरेक्शन चेंज किया, पॉजिटिव से नेगेटिव गया होगा तो फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी आया होगा वापस। यहाँ पे क्या कर रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अच्छा, आमना ने कोई सवाल किया हुआ था, आई विल आल्सो रीड दैट। मैक्सिमम लाइंस विल पास, व्हाई इज इट ग्रेटेस्ट? आमना बेटा, बात वो क्लियर हो गई थी कि करंट कहाँ पे पीक वैल्यू आती है और कहाँ पे जीरो वैल्यू आती है, उसकी रीजन समझ में आ गई थी या नहीं समझ में आई थी? बेसिकली आज चैट मैंने जो है वो अलग से खोली हुई है, चैट इसलिए अलग से खोली हुई है बिकॉज मैं आज लैपटॉप यूज नहीं कर रहा। हो गई थी क्लियर बात, ठीक है। सो ये बात याद रखनी है कि इन पोजीशंस पे मैक्सिमम ईएमएफ होता है और इन पोजीशंस पे जीरो ईएमएफ होता है, ठीक है। That's because the lines are being cut at the greatest rate in the horizontal position, so that's when the EMF is maximum. Okay, अब आगे हम बात कर लेते हैं एक जनरेटर का ऑल्टरनेटिव डिजाइन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जनरेटर का एक और डिजाइन है, इसको देख लो। ये जो जनरेटर का डिजाइन है इसको जरा गौर से चेक करो। इस जनरेटर के डिजाइन में सबसे मेन बात यह है कि इस एक्सल को आप घुमाएंगे, इस एक्सल को यूं घुमाएंगे तो ये जो, सॉरी, ये अगर आपका साइकिल का व्हील है, बाईसाइकिल के व्हील में जो डायनामो लगा होता है ना, बाईसाइकिल तेज चलाते तो उसकी लाइटें भी ऑन होती हैं, वो बेसिकली यही चीज होती है। बट एसेंशियली यू आर गोइंग टू रोटेट दिस पार्ट विच इज गोना रोटेट दिस एक्सल, ये एक्सल रोटेट करेगा ऐसे करके। सो रॉड स्ट्रेट ही रहेगी बट इट्स बेसिकली गोना रोटेट लाइक दिस। अब जब ये रॉड रोटेट करती है तो इसके साथ ये मैग्नेट यूं रोटेट करता है, मतलब ये साउथ पोल पीछे से घूम के इधर आ जाएगा और ये वाला नॉर्थ पोल आगे से घूम के इधर चला जाएगा, ठीक है। तो द मैग्नेट विल कीप रोटेटिंग हॉरिजॉन्टली। आई होप दैट्स क्लियर कि मैग्नेट किस तरह रोटेट कर रहा है। मैग्नेट रोटेट करता रहेगा एक्सल के रोटेट करने की वजह से। तो मैग्नेट को आप रोटेट करवा रहे हो, वहां पे किस चीज को रोटेट करवा रहे थे? उस वाले डायग्राम में कॉइल को कॉइल रोटेट को। करवा रहे थे। यहाँ पे, वहां पे मैग्नेट स्टेशनरी थे, कॉइल रोटेट कर रहा था। यहाँ पे मैग्नेट रोटेट कर रहा है, कॉइल स्टेशनरी है। एंड एज द मैग्नेट रोटेट्स, मैग्नेट के साथ उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट करती है। हमने ये बात कल देखी थी क्लास में कि मैग्नेट को जहां लेके जाते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ साथ रोटेट होती है। तो जब मैग्नेट रोटेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट होती है। अब मजे की बात यह है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है कुछ यूं करके, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ये नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कुछ यूं होगा। क्यों? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं क्यों बन रही हैं? एनीवन वुड केयर टू एक्सप्लेन व्हाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी यहाँ से क्यों गुजर रही हैं कॉइल के अंदर से?
ये सारी लाइंस यहाँ से क्यों गुजर रही हैं? बिकॉज ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ये किस चीज का बना हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर बना हुआ है। जब भी जहां भी सॉफ्ट आयरन कोर आ जाते हैं वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहां से पास करता है? अपने अंदर से पास करवाता है। ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर चैनल्ड थ्रू द सॉफ्ट आयरन कोर ओनली। इससे क्या होता है कि कोई भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जाया नहीं होता, बल्कि सारा का सारा कॉइल के साथ लिंक करता है। all of the there is a strong magnetic field line, there's a strong magnetic flux in the coil, lots of magnetic field lines are passing from between the coil। तो हम ये चाहते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि अगर मैग्नेट अपनी जगह पे ही रहेगा और यहाँ से बहुत सारी लाइंस पास करेंगे तो क्या कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा इन टर्मिनल्स, आउटपुट टर्मिनल्स के? मतलब क्या इस कॉइल के अक्रॉस कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा? नहीं होगा। तो आपको मैग्नेट को ऐसे ही नहीं रखना, मैग्नेट को रोटेट करवाना है। तो मैग्नेट विल रोटेट। As the magnet will rotate, the magnetic field lines passing in the coil will also be rotating। तो अगर पहले लाइंस यूं पास कर रही हैं कॉइल के अंदर से अभी इस पोजीशन में, क्योंकि नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, अब जब नॉर्थ यहां आ जाएगा और साउथ यहां आ जाएगा तो यही लाइंस यूं पास कर रही होंगी। एंड as the magnet keeps rotating, the magnetic field lines that are passing through the coil and the iron core are changing। Can I say that I have a changing magnetic field? क्या मैं कह सकता हूं दिस चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल? एंड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल चेंजेस, व्हाट हैपेंस? EMF is induced। So I'll say as the magnet rotates, the magnetic flux lines passing between the coil changes and this induces an EMF in these output terminals। अब अगर आप इस आउटपुट टर्मिनल के बाहर यहाँ पे बल्ब लगा दोगे तो बल्ब विल लाइट अप, अगर रेजिस्टर लगा दोगे तो रेजिस्टर विल हीट अप। एसेंशियली कॉइल में करंट भी फ्लो करेगा। वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो भी आपको एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है, मैग्नेट रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस उसके साथ साथ रोटेट हो रही हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कॉइल। एंड इफ देयर इज अ क्लोज सर्किट या आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस आप कुछ कनेक्ट कर दोगे तो करंट भी फ्लो करेगा। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, ऑल्टरनेटिंग ही ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा और ऑल्टरनेटिंग ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है। अच्छा, अब इस डिजाइन के फायदे क्या हैं? इस डिजाइन के फायदे देख जी, बोलो बेटा। ऐसे कि जो सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को मतलब जर्नली वो कंसंट्रेट कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। यस, जो मैग्नेटिक फील्ड अपने मैग्नेट के पैटर्न से जा रही होती है उन फील्ड लाइंस को वो सारा अपने अंदर से पास करवाता है। यस, कॉन्सेंट्रेट करवा देता है फील्ड को। गुड। ठीक है। अब इस डिजाइन के फायदे क्या हैं प्रैक्टिकली? ये फायदे हैं कि इस डिजाइन में कोई कार्बन ब्रश यूज नहीं हो रहा। कार्बन ब्रश से क्या होता है, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन से एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसके बाद इस डिजाइन में कोई कार्बन ब्रश यूज नहीं हो रहा, इससे नो फ्रिक्शन, नो हीट लॉस, एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी। कार्बन ब्रश का एक और नुकसान है कि कार्बन ब्रश ओवर द टाइम वेयर एंड टेयर का शिकार हो जाता है। कोई भी चीज जो इतनी रब हो रही है वो इवेंचुअली इरोड हो जाएगी, वेयर एंड टेयर होगा। तो इसके अंदर क्योंकि ब्रश नहीं है, ब्रशलेस है, तो इसलिए यहाँ पे वो वेयर एंड टेयर नहीं होगा। ठीक है, ओवर हीटिंग से ब्रेक डाउन नहीं होगा, करेक्शंस खराब नहीं होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिजाइन ज्यादा कॉम्पैक्ट है, ज्यादा रोबस्ट है। यहाँ पे ज्यादा इजीली जो है वो डिजाइन खराब नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्गर डिजाइन है। क्यों? क्योंकि कॉइल के अंदर आप एक पीस ऑफ वायर को मूव कर रहे हो, वो इजीली टूट सकती है, ब्रेक हो सकती है। लेकिन आप यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहे हो, एक सॉलिड मैग्नेट को रोटेट कर रहे हो, तो वो तो रोटेट होने से उसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो वी कैन ऑल्सो से दिस डिजाइन इज मोर कॉम्पैक्ट, मोर रोबस्ट एंड इट विल नॉट बी डैमेज्ड ओवर टाइम। ठीक है, तो ये फायदे थे इस वाले डिजाइन के। बट ये भी वही और क्या कहते हैं प्रिंसिपल यूज कर रहा है। किस चीज का प्रिंसिपल यूज कर रहा है? जो हमारा ईएमएफ इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो यूज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब जस्ट गिव मी 1 सेकंड टू सी इफ आई कैन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मर्स टुडे, वरना हम थोड़ा सा क्लास को रात में कंटिन्यू करके इसको खत्म कर लेंगे। 1 सेकंड रुकना जरा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई हैव टू मेक अ कॉल एंड फाइंड समथिंग आउट। 1 सेकंड।
ऑलराइट, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। आखिरी जी चीज सर। जो अब हमने आखिरी चीज जो हमने यहाँ पे कहना है, आमना पूछ रही है कि सर स्लिप रिंग्स को दोबारा से समझा दें। ठीक है, देखो मेरी बात समझना बेटा कि यहाँ पे जब आपका कॉइल घूमता है ना, कॉइल यहाँ पे कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। कॉइल क्लॉकवाइज घूम रहा है, साथ साथ उसके साथ ये एक्सल भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये एक्सल के ऊपर स्लिप रिंग लगी हुई है, ये भी ऐसे करके ही घूमेगी। ठीक है, एक रिंग इसमें से इस साइड से कनेक्टेड है, मतलब नीचे से वायर आके कहीं यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही है नीचे इसके साथ, और एक वाली जो रिंग है ये वाली रिंग जो है ये बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है। अब रिंग जो है वो मेटल की बनी हुई होती है, तो इट्स अ कंडक्टर। सो जो भी करंट कॉइल में फ्लो करता है, कॉइल के अंदर जो भी करंट इंड्यूस होता है, वो यहाँ से बाहर निकलना होता है, यहाँ से अंदर जाना होता है कार्बन ब्रश के थ्रू, और वाइस वर्सा, यहाँ से अंदर जा सकता है, यहाँ से बाहर जा सकता है, या यहाँ से बाहर आ सकता है, यहाँ से अंदर जा सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखो कि ये जो रिंग होती है, एक ये रिंग जो है वो कॉइल के साथ साथ ही क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कॉइल, तो रिंग भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। कार्बन ब्रश अपनी जगह पे फिक्स्ड रहता है, एंड द रिंग बेसिकली इज स्लिपिंग अगेंस्ट द कार्बन ब्रश। यहाँ पे कार्बन ब्रश के अगेंस्ट रिंग जो है वो स्लाइड कर रही होती है। ओके ओके, अब हम बात कर लेते हैं सर आज। जी जी। सर सर जब हम लोग डीसी वाला हम्म हमने पढ़ा था, तो वहां पे तो उन्होंने कहा था, तो सर तब हमने कहा था कि हम मतलब जो स्प्लिट रिंग है इसलिए यूज कर रहे थे ताकि हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर सकें। हम्म। तो सर जी जी, यहाँ पे डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही थी? यहाँ पे डायरेक्शन जो है, देखो वहां पे करंट डीसी पावर सप्लाई थी, पावर सप्लाई थी कौन सी? डीसी पावर सप्लाई। डीसी। तो यहाँ से करंट हमेशा यूं ही जाता था, और करंट यहाँ से हमेशा यूं ही आता था। लेकिन कॉइल के अंदर इस पोजीशन में करंट अभी पी क्यू आर एस ऐसे फ्लो कर रहा है। अब कॉइल के अंदर करंट हमेशा इस डायरेक्शन में ही फ्लो करता है, मतलब जाता हमेशा नॉर्थ वाली साइड के अंदर है, आता हमेशा साउथ वाली साइड से बाहर है। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद अभी भी यही हो रहा है, करंट जा यहीं से रहा है, जा रहा नॉर्थ वाली साइड से अंदर है, बाहर साउथ वाली साइड से जा रहा है, दैट्स नो प्रॉब्लम। बट कॉइल के अंदर जो पी क्यू वाली साइड थी वो पहले नॉर्थ के करीब थी, तो करंट जा रहा था पी से क्यू से आर से एस, करंट की डायरेक्शन क्या थी? पी क्यू आर एस। लेकिन जब कॉइल ही इटसेल्फ आधा घूम गया है, तो अब वो नॉर्थ के करीब वाली जो साइड है वो पी क्यू तो इधर आ चुकी है, और यहाँ पे आर एस है। अब करंट जा रहा, देखने में तो करंट यूं ही लग रहा है, लेकिन करंट जो है वो अब एस आर पी क्यू पी इस तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो कॉइल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, ऊपर से देखने में हम यही कह सकते हैं कि करंट अभी भी यूं ही फ्लो कर रहा है, लेकिन वो पॉइंट पी जो है वो इधर आ चुका है, याद रखो, और पॉइंट एस यहाँ पे आ चुका है। समझ में आ रही सर है? मुझे ये वाला मुझे ये आ गया था, वो जो पहले वाला है वो नहीं था कि उसके अंदर जो स्लिप रिंग्स है वो इससे कैसे डिफरेंट है। अच्छा, अब स्प्लिट रिंग का डिजाइन देख लो पहले, ये स्प्लिट रिंग बनी हुई है। ठीक है, स्प्लिट रिंग इस वाले करंट को लेती है जो यहां से आता है, बात को समझना। स्प्लिट रिंग क्या करती है? इस वाले करंट को लेके कॉइल के अंदर रिवर्स करती है। गॉट इट? ये है स्प्लिट रिंग। ये कहाँ यूज होती है? डीसी मोटर में। डीसी। ओके, यहाँ पे क्या जी। यूज हो रहा है? स्लिप रिंग यूज हो रही है। यहाँ पे ये दो स्लिप रिंग्स यूज हो रही हैं। ये क्या कर रही हैं? ये करंट को रिवर्स वगैरह नहीं कर रही। करंट तो कॉइल में इटसेल्फ रिवर्स ही हो रहा है, क्योंकि कॉइल जो है उसके अंदर ये वाली साइड जब ऊपर जाएगी और ये नीचे जाएगी, तो इसमें करंट ए डी सी बी या डीसी बी ए होगा। और जब ये वाली साइड जो है, ए डी वाली साइड अब नीचे मूव करेगी, तो अब इसमें करंट जो है वो डी से ए की तरफ फ्लो करेगा, और ए से जो है वो बी की तरफ, और बी से सी की तरफ। तो हम कहेंगे कि करंट ए बी सी डी की डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो करंट पहले डीसी बी है था, अब एबीसीडी है। करंट इटसेल्फ जो जनरेट हो रहा है वो करंट है ही ऑल्टरनेटिंग। स्लिप रिंग उसको रिवर्स नहीं कर रही। स्लिप रिंग सिर्फ करंट को लेके बाहर पहुंचा रही है, और बाहर से करंट को यहाँ पे वापस अंदर लेकर आ रही है। मतलब स्लिप रिंग सिर्फ सर्किट को कंप्लीट कर रही है यहाँ पे। व्हाट इज द स्लिप रिंग डूइंग? ओनली ट्रांसफरिंग द करंट फ्रॉम द कॉइल टू द एक्सटर्नल लोड, एंड देन जस्ट कंप्लीटिंग द सर्किट एंड ब्रिंगिंग दैट करंट बैक इन। तो स्लिप रिंग करंट को रिवर्स नहीं कर रही, करंट इटसेल्फ खुद ही रिवर्स होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे जनरेट होता ही ऑल्टरनेटिंग करंट है कॉइल में। ठीक है, स्लिप रिंग से उसको बस बाहर से लेके जाती है और बाहर से अंदर लेकर आती है, दैट्स इट। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, अब हम पढ़ेंगे जल्दी से ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के अंदर पहले मैं आपको एक ऐसा डिजाइन दिखा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मर का जो कि एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर नहीं है। सो यहाँ पे कि ये डीसी पावर सप्लाई है या एसी? सर ये ये क्या है? डीसी है।
ये डीसी है बिकॉज दिस इज जस्ट अ बैटरी। ये क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसके अंदर नीडल जो है वो करंट की डायरेक्शन आपको बताती है और साथ साथ करंट का वैल्यू भी बताती है जब करंट फ्लो करता है। तो होता यह है कि हम स्विच को पहले क्लोज करते हैं, फिर स्विच को बहुत देर तक क्लोज रहने देते हैं और फिर हम स्विच को वापस ओपन करते हैं। इन तीनों केसेस में क्या ऑब्जर्वेशन आती है, जब स्विच को आप क्लोज करते हैं, ये वाला स्विच क्लोज करते हैं, तो कॉइल ए में करंट फ्लो करेगा, अग्रीड। लेकिन क्या जी। कॉइल बी में करंट फ्लो करेगा? कॉइल बी क्या सेल से कनेक्टेड है? नो। कॉइल बी तो सेल से कनेक्टेड नहीं है। एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत बड़ी यहाँ पे होती है, क्योंकि ये आयरन की रिंग बनी हुई है और आयरन जो है वो एक मेटल है, तो लोग सोचते हैं कि कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करके कॉइल बी के अंदर कॉइल बी के अंदर करंट चला जाएगा। तो याद रखो कि ये जो रिंग है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। रिंग का मकसद यहाँ पे करंट फ्लो करवाना नहीं है, ठीक है। होगा ये कि जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, कॉइल ए के अंदर करंट फ्लो करेगा। कॉइल ए को आप अपना प्राइमरी कॉइल कहते हैं। कॉइल ए के अंदर बेटा जब करंट फ्लो करता है तो कॉइल ए क्या प्रोड्यूस करता है, अपनी मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जाहिर सी बात है आयरन रिंग के अंदर से पास करेगी सारी। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन का जो कोर होता है, आयरन की जो रिंग होती है, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास करवाती है। तो आयरन की रिंग में से जो है वो करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सारा पास कर रहा होता है और वो बी के अंदर से भी गुजरेगा फ्लक्स। तो इसलिए बी के अंदर अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है चेंज, तो बी के अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो बी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस भी नहीं होगा। अब जब आपने जिस मोमेंट में स्विच को क्लोज किया था उस वक्त करंट की डायरेक्शन कॉइल ए में ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज करेगी, बिकॉज जब स्विच ओपन है तो कॉइल ए में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, एंड देन सडनली व्हेन यू क्लोज द स्विच ऑल सडनली देयर इज एन इंक्रीज ऑफ द करंट इन कॉइल ए, एंड देयरफॉर देयर इज एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इस आयरन रिंग में है ड्यू टू कॉइल ए। और इस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मतलब एक सडन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल बी के अंदर एक मोमेंटरी जो है वो करंट फ्लो करेगा। मतलब कॉइल बी के अंदर मोमेंटेरीली ईएमएफ इंड्यूस होगा, सिर्फ मोमेंटेरीली, मतलब छोटे से मोमेंट के लिए, फिर वापस जीरो हो जाएगा। तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द राइट और फौरन वापस आ जाएगी। अच्छा, राइट या लेफ्ट ये अभी याद नहीं करते, बस नीडल एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी और वापस जीरो पे आ जाएगी। क्योंकि उसके बाद वापस जीरो पे क्यों आ रही है नीडल, क्योंकि डीसी करंट जो है वो स्टेडी हो जाता है। स्विच ऑन करने के थोड़े से मिली सेकेंड्स के बाद करंट स्टेडी हो जाता है। अब जब स्विच को क्लोज रखेंगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो भाई करंट तो डीसी है। डीसी करंट अगर कॉइल ए में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो कॉइल ए प्रोड्यूस कर रहा है आयरन रिंग के अंदर, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी होगी, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होगी। देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल बी में से पास कर रहा होगा। तो इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो इसलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा और नीडल जीरो पे ही रहेगी। उसके बाद आप जब स्विच को ओपन करोगे एंड पे, so when you open the switch suddenly the current in coil A goes from certain value to zero all of a sudden। तो क्या हो रहा है, एकदम से कॉइल ए में करंट डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल बी में से पास कर रहा है वो ऑल ऑफ अ सडन डिक्रीज करेगा। तो अब दोबारा से मेरा एक सडन चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है जिसकी वजह से ये नीडल दोबारा डिफ्लेक्ट करेगी। कॉइल बी में मोमेंटेरीली दोबारा से ईएमएफ इंड्यूस होगा, नीडल मोमेंटेरीली डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन इस बार नीडल मोमेंटेरीली डिफ्लेक्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। वाई ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज पहले ईएमएफ, पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा था स्विच ऑन करने की वजह से, अब मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है स्विच ऑफ करने की वजह से। सो यहाँ पे लेंस लॉ अप्लाई हो रहा है और बेसिकली उसकी वजह से नीडल डिफ्लेक्ट करेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटरीली डिफ्लेक्ट करेगी, फिर वापस जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, तो स्विच ऑन और ऑफ करने पे नीडल मोमेंटरीली डिफ्लेक्ट करती है और जब ऑन रखते हैं या ऑफ ही रखते हैं तो उस दौरान नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करती। ठीक है, अच्छा, अब आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या चीज है, ट्रांसफॉर्मर का मकसद क्या है? भाई ये कॉइल ए से कॉइल बी में हम ईएमएफ इंड्यूस करवा क्यों रहे हैं और कॉइल बी में करंट फ्लो क्यों करवा रहे हैं, डायरेक्ट क्या यहाँ से करंट नहीं भेज सकते इधर? तो ट्रांसफॉर्मर का मेन रीजन ये है कि आप जो है आपने प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होता है उसको आप स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो। मतलब कॉइल ए में जो वोल्टेज की वैल्यू है जब उसको आप कॉइल बी में इंड्यूस करवाओगे वो वैल्यू उससे कम या ज्यादा हो सकती है। तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज करने के लिए आप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो। नाउ दिस इज द एक्चुअल डिजाइन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। व्हाट इज डिफरेंट नाउ, क्या डिफरेंट नजर आ रहा है आपको? अल्टरनेटिंग करंट है सर।
यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो डीसी नहीं है बल्कि वो एसी पावर सप्लाई है, क्योंकि आपको पता है कि डीसी पावर सप्लाई के साथ तो कंटिन्यूअसली सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। उसके लिए सिर्फ वो जब डीसी पावर सप्लाई थी तो सिर्फ स्विच ऑन करने वक्त मोमेंटेरीली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और ऑफ करने पे मोमेंटेरीली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। तो हमें चाहिए यहाँ पे स्टेडी करंट नहीं, बल्कि हमें प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट चाहिए, ताकि ये जो डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो कि पास कर रही हैं आयरन कोर में से, ये आयरन कोर है आपका, जो बी के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस पास कर रही हैं प्राइमरी कॉइल की वजह से, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हो। तो हम ये कहते हैं कि जब आप पावर सप्लाई से प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो आयरन कोर में क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, बिकॉज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, and since this magnetic field is passing through the secondary coil and it is a changing magnetic flux, what happens in the secondary coil? An EMF is induced, और ये EMF जो इंड्यूस होता है ये भी ऑल्टरनेटिंग EMF ही होता है, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो करता है जो कि फिर इस रेजिस्टर के अंदर से आप पास कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट देना, just give me a minute। एक सेकंड दो। ओके, तो कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उससे करंट फ्लो करेगा और इस रेजिस्टर के अंदर से करंट पास कर सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप वोल्टमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो पैरेलल में, या एममीटर भी कनेक्ट कर सकते हो सीरीज में चेक करने के लिए कि कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन वो नीडल लेफ्ट राइट घूमती रहेगी बिकॉज एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ठीक है, अब हमें क्या समझ में आया, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग समझ में आ गई। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग हमने 3 स्टेप्स में पढ़ी। प्राइमरी कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर सेटअप हो जाएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज द करंट इज ऑल्टरनेटिंग, सो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू सेकेंडरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। दिस इज हाउ बेसिकली द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। अब इसमें 2-3 सवाल आते हैं, यहाँ पे एक बार मोटी सी रिंग क्यों नहीं यूज कर रहा और मैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर की यूज कर रहा हूँ। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का मकसद है, लेमिनेशन का मकसद है हीट लॉस को कम करना। देखो, इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है ना आयरन कोर के अंदर, तो हीट के फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी जो है वो इसके अंदर वेस्ट होने का चांस होता है आयरन कोर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, आयरन को छोटे छोटे पीसेस में, मतलब थिन शीट्स के अंदर आपने आयरन को यहाँ पे यूज किया हुआ, देयर आर थिन शीट्स ऑफ आयरन रादर देन अ बिग ब्लॉक ऑफ आयरन, राइट। तो हम ये जो लेमिनेशन है ये हीट लॉस रिड्यूस करने के लिए करते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये कि हम शीट्स को लेकर के साथ जो है वो कवर करते हैं ताकि शीट्स जो है वो एक दूसरे से इंसुलेटेड हो। ये देखो, ये जो शीट्स है इनके बीच में लेकर की लेयर होती है, लेकर वो जो पॉलिश के बाद लगाते हैं लकड़ी वगैरह पे, उससे इनको कवर किया हुआ है शीट से, ताकि शीट्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हो। ठीक है, अच्छा, आयरन स्पेसिफिकली हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम स्टील क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, कोई जवाब दे सकता है इस बात का? व्हाई आर वी यूजिंग आयरन एंड नॉट स्टील? सर ये पहले वाली वजह है कि ये कंसंट्रेट कर देगी मैग्नेटिक फील्ड को, और वो तो मैग्नेटिक स्टील फील्ड भी कर ज्यादा देगा ना, रहेगी। क्योंकि आयरन भी मैग्नेटिक मटेरियल है, स्टील भी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो कंसंट्रेट तो स्टील भी कर सकता है। लेकिन आयरन का स्पेसिफिकली स्टील के मुकाबले में क्या एडवांटेज है? टेम्पररी मैग्नेट है। तो आयरन जो होता है वो टेम्पररी मैग्नेट बनाता है, एज इन जब यहाँ पे करंट गायब हो जाएगा तो आयरन में से मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगी। स्टील के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड इट विल रिमेन। स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, so we ideally want a soft magnetic material, hence we are using iron over here। और इसीलिए हम वो जो जनरेटर का डिजाइन था ये वाला, इसमें भी सॉफ्ट आयरन ही यूज कर रहे थे, स्टील नहीं यूज करते। बिकॉज जब आप करंट को स्विच ऑफ कर दो या जब करंट को चेंज करो तो आप साथ साथ चाहोगे कि आयरन उसके साथ फौरन फौरन रिस्पॉन्ड करे और वही अपना पुराना उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस ना हो, वो उसका पुराना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ना रहे। ठीक है, सो हमें टेम्पररी मैग्नेट चाहिए जो कि करंट के हिसाब से फौरन फौरन अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करे या इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या जीरो कर दे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आयरन। ओके, अब हमारे पास जो वोल्टेज है प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, तो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज वो 220 से ज्यादा भी हो सकता है और 220 से कम भी हो सकता है।
अगर 220 से वोल्टेज ज्यादा मैं लेना चाह रहा हूँ तो फिर मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। और अगर मैं सेकेंडरी कॉइल में 220 वोल्ट से कम वोल्टेज बनाना चाह रहा हूँ तो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाऊंगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डिजाइन देख लो, दोनों आपके सामने बने हुए क्लियरली। क्या फर्क, क्या चीज है तो यहाँ पे आपको डिजाइन में दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? नंबर ऑफ कॉइल्स। नंबर ऑफ कॉइल्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के मतलब आउटपुट के कॉइल्स ज्यादा होंगे टर्न्स, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के मुकाबले में कम होंगे। यही बात है। तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे प्राइमरी के मुकाबले में कम है। ठीक है। अब बेटा देखो, प्राइमरी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है उनको एनपी कह देंगे, सेकेंडरी के अंदर जो टर्न्स है उनको एनएस बोल देंगे। प्राइमरी के अंदर जो वोल्टेज है उसे वीपी कह देंगे, सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज, उसे वीएस कह देंगे। प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे आईपी कह देंगे, और सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसे आईएस कह देंगे। प्राइमरी की सारी वैल्यूज आपकी इनपुट वैल्यूज हैं, सेकेंडरी की सारी वैल्यूज आपकी आउटपुट वैल्यूज हैं। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन के अंदर मैंने सब चीजें बताई हुई कि कौन सी चीज किस में ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में number of turns in the primary is always less than the number of secondary, and therefore the voltage in the primary will also be less than secondary। मतलब आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगा, यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस होगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस होगा। और इनफैक्ट इसके लिए इक्वेशन है एनपी ओवर एनएस इज इक्वल टू वीपी ओवर वीएस। ऊपर यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी वी है, नीचे ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की इक्वेशन है। वोल्टेज जो है वो नंबर ऑफ टर्न से प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब कि आप इस इक्वेशन के थ्रू, अगर आपको इसके भी नंबर ऑफ टर्न्स पता है, इसके भी नंबर ऑफ टर्न्स पता है, इसके भी वोल्टेज पता है, और ये वाला वोल्टेज निकालना है, अननोन वोल्टेज, तो यहाँ से निकाल सकते हो। चार वैल्यूज में से कोई भी एक अननोन वैल्यू है तो इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। अब यही इक्वेशन आप स्टेप डाउन के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि स्टेप डाउन में प्राइमरी के टर्न्स ज्यादा होंगे, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, इसलिए प्राइमरी का वोल्टेज भी ज्यादा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज भी कम होगा। इक्वेशन ये वाली यहाँ पे भी यूज हो सकती है। ये जो तीनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ये तीनों इक्वेशंस स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों पे अप्लाई होती है। इसके बाद एक और बात याद रखो कि आपका करंट इंटू वोल्टेज जो है वो आपको क्या देता है, ये V इंटू आई, ये किस चीज की वैल्यू होती है? ये होती है पावर की वैल्यू। अब प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का करंट अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगी इनपुट पावर, और सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगी आउटपुट की पावर। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, मतलब उसमें 100% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर है, जीरो एनर्जी वेस्ट होती है, तो इसका मतलब है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही तो इनपुट आउटपुट से ज्यादा नहीं होगा, और जाहिर सी बात है आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये दोनों फिर इक्वल होंगे, राइट। और इसलिए मैंने लिखा IPVP is equals to ISVS। So this is another equation that you can use for both the step up and step down transformers। लेकिन अब इस इक्वेशन से आपको ये समझ में आ रहा है बेटा कि जिसके अंदर वोल्टेज ज्यादा होगा ना उसका करंट कम होगा, और जिसके अंदर वोल्टेज जो है वो कम होगा उसका करंट ज्यादा होगा। तो अगर प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज ज्यादा है और करंट कम है, मतलब इट्स अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो याद रखो फिर सेकेंडरी में करंट ज्यादा होगा और वोल्टेज जो है वो कम होगा, क्या कहते हैं, प्राइमरी में करंट कम होगा। और अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है जिसमें वोल्टेज कम है प्राइमरी का और सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, तो फिर जो यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू मिलेगी वो कम मिलेगी कंपेयर टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये इस इक्वेशन से बाद आप कैलकुलेट करके प्रूव भी कर सकते हो बड़ा आराम से। लास्टली लास्टली इस बात को याद रखो बेटा कि आपका जो प्राइमरी ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर आप इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, मतलब इन दोनों को आप बेसिकली इक्वेशंस को कंबाइन करो, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाती है। और इस इक्वेशन के अंदर आपने स्पेशली बात याद रखनी है कि अब ये नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को रिलेट कर रही है, तो अब ये इक्वेशन अगेन दोनों स्टेप अप स्टेप डाउन पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें ये बात याद रखना कि जो प्राइमरी जहाँ पे टर्न्स पी के ऊपर लिखे हुए और एस के नीचे लिखे हुए हैं, तो करंट जो है वो सेकेंडरी के ऊपर लिखा हुआ है और प्राइमरी का नीचे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे उसमें वोल्टेज तो ज्यादा होता है लेकिन करंट कम होता है, तो करंट और नंबर ऑफ टर्न्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हेंस द इक्वेशन इज रिटन इन क्रॉस लाइक दिस। ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशंस जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे मैं अभी जो है वो 2 मिनट के लिए लेक्चर को रोक दूंगा। ठीक है। हम आज या तो शाम में लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं, या जो भी हमारी कल वाली कल एक एक्स्ट्रा क्लास रख के इस लेक्चर को खत्म करेंगे, और साथ में पहले ये पढ़ेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फिर इसके पास करेंगे। ठीक है।
तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर भी मोर और लेस हो ही गया है, बस अब हमें क्वेश्चंस की ही जाने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस ही करने हैं। ऑलराइट, ओके हो सकता है ओके मैं रात में क्लास रखूं अगले चैप्टर की, जो कि सीआरओ की क्लास है, ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड क्लास रखूं और उसके क्वेश्चंस करवाऊं। तो उसकी क्लास में आप लोगों को भी मैं शामिल कर लूंगा। आई एम टेकिंग दैट क्लास फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स बिकॉज दे वांटेड मी टू रिवाइज दिस। So just to save time, I'm going to use the same link for both, and all of you can join, and I will basically go over whatever you call it, the CRO वाला topic, oscilloscope वाला topic, क्योंकि वो छोटा सा है तो वो एक ही क्लास में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आज रात में वो क्लास में रख लूं और ईयरली पास पेपर हम ना करें, उसकी जगह शायद इसी चीज की क्लास रखें, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।